नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं लाई हूँ आपका ही फेवरेट शो जिसका नाम है वाह जिंदगी वाह। दोस्तों, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ मिलता नहीं जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। जी हाँ दोस्तों, विद्यार्थी जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं आती है। घबराहट, डर, नर्वसनेस, ये सब होता ही है। पर कैसे उनका समाधान किया जाए, कैसे उनके सॉल्यूशन को पाया जाए। पिछली कड़ी में भी हमने विद्यार्थियों की बहुत सारी समस्याएं पर चर्चा की और फिर से इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और हमारे साथ हर बार की तरह के सेट पर उपस्थित है आदरणीय मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच प्रहलाद जी। प्रहलाद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को मेरा नमस्कार। प्रहलाद जी, पिछली कड़ी में भी हमने बहुत सारी बातें की, विद्यार्थियों के जीवन में क्या क्या समस्याएं आती हैं, जैसे उनकी मेमोरी पावर की बात की, कंसंट्रेशन की कमी होती है। लेकिन आज भी बहुत सारे प्रश्न हैं मेरे मन में, विद्यार्थियों के मन में। जैसे कि कई बार विद्यार्थियों पर एक प्रकार का हमेशा से प्रेशर बना रहता है, क्योंकि कई बार पेरेंट्स की या टीचर्स के साइड की एक एक्सपेक्टेशन होती है, उनकी आकांक्षाएं होती है कि इतने परसेंटेज तो उनको लाने ही है। तो बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि खुद की मर्जी का करें या टीचर्स की सुने या पेरेंट्स की सुने। क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें कंफ्यूज होने की तो खैर बात ही नहीं है। हर एक विद्यार्थी को सम्मान तो सबका ही करना चाहिए, चाहे वो टीचर हो या पेरेंट्स हो, है ना। और उनके एक्सपेक्टेशन भले आपसे रहे, लेकिन स्टूडेंट को हमेशा वह करना चाहिए जो वो बेहतर कर सकता है ना। उसमें ही आपको सहज सफलता मिल सकती है। और दूसरा, हम अगर इसमें कहें तो टीचर्स और पेरेंट्स को भी कुछ समझने की जरूरत है। जैसे परसेंटेज के बेसिस पर हम किसी का फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते, है ना। और देखा जाए तो हर एक स्टूडेंट के अंदर टैलेंट होता है, बस उसे जानने की जरूरत होती है। इसी के साथ पेरेंट्स और टीचर का सपोर्ट आवश्यक है, क्योंकि सपोर्ट होगा तो ही हम अपने एम को जो है ना अचीव कर पाएंगे। अगर पेरेंट्स और टीचर सपोर्ट नहीं करेंगे, सिर्फ परसेंटेज को मेन मानेंगे और उसको उसके लिए प्रेशर क्रिएट करेंगे, तो मैं समझता हूँ वो सफलता फिर उसको नहीं मिल पाएगी। इसलिए हमेशा पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी जो है ना स्टूडेंट को मोटिवेट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, और उससे उसके बारे में भी जानना चाहिए कि वह क्या करना चाह रहा है। अपनी तरफ से हर एक स्टूडेंट मेहनत तो करता ही है, प्रयास तो करता ही है, लेकिन इस तरह से प्रेशर क्रिएट करने से उसके अंदर जो एबिलिटी है, उसके अंदर जो क्षमताएं हैं, उस पर फर्क पड़ता है। तो कभी भी इस तरह से प्रेशर क्रिएट नहीं करना चाहिए। प्रेशर भी होता है, या तो कई बार पेरेंट्स तुलना करते हैं, शर्मा जी के अंकल के बेटे के इतने परसेंटेज आए, उसके बच्ची के इतने परसेंटेज आए, आप क्या करते हो, आप कुछ करते नहीं हो। पेरेंट्स कई बार ऐसे तुलना भी तो करते हैं ना। इसी से जुड़ा हुआ मैं एक अभी रियल एग्जांपल आपको देता हूँ। हमारे यहाँ पर एक है मैडम जिनका बेटा है, अभी उसने 12th का एग्जाम दिया और 10th में उसके आई थिंक 92 या 93 ऐसा कुछ बता रही थी वो, और 12th में उसके 90 परसेंटेज आई है, 90%। अभी वो बोलती हैं कि भाई साहब अच्छा रिजल्ट नहीं रहा। अच्छा नहीं रहा मतलब? कहती है कि मतलब अच्छा नहीं रहा। मैंने कितना आया उसका? कहती 90 आया। तो मैंने कहा आप इसको क्या बोलती हो अच्छा नहीं बोले 10th में तो उसके 92 94 ऐसा कुछ थे। अरे मैंने कहा तो क्या हुआ, पर 90 भी आप कम समझती हो कि अगर 90 भी आया तो कम है। आप अगर बच्चे को ऐसे बोलोगी तो बच्चे की मानसिकता पे तो बहुत गहरा असर पड़ेगा। मैंने कहा आप ये सोचो कि बहुत अच्छा है, और जरूरी नहीं है कि वो 90 आया तो उसके अंदर जो क्षमताएं हैं वो कुछ कम है, ऐसा नहीं है। परसेंटेज के बेसिस पर आप व्यक्ति की क्षमताओं का नहीं आकलन कर सकते, है ना। कई बार कई लोग हमने देखा है जिनकी परसेंटेज उतनी अच्छी नहीं होती और वो बहुत आगे चले जाते हैं और बहुत अच्छी जगह अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो फिर जब हमने उनको समझाया कि बच्चों को आप ऐसा बोल भी नहीं देना, और उन्होंने बताया उसके फ्रेंड का इतना है, उसका आया, ऐसे ही कंपेयर करके बताया, तो फिर हमने उनको अलग से बिठा करके समझा। उनका बच्चा भी था साथ में, क्योंकि सुबह जब वो हमसे मिलने के लिए आई थी तो बच्चा और वो दोनों ही थे, बड़े घबराए हुए थे, और बोले आज रिजल्ट आने वाला है। तो हमने कहा अच्छा आएगा, घबराने की क्या बात है, हाँ बहुत अच्छा आएगा, आपको क्यों इतना सोच रहे हो। और फिर जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले उस बच्चे ने मुझे फोन किया और बताया कि मेरा इतना परसेंटेज का, बहुत बधाई दी, उसको शुभकामनाएं दी। लेकिन जब उसकी मदर मुझसे मिलने कल आई तो वो थोड़ा सा सैड थी। मैंने क्यों, क्या हुआ? कहती कि वो रिजल्ट उसका उतना अच्छा नहीं। उतना अच्छा मतलब? तो कई बार पेरेंट्स इस चीज को समझ नहीं पाते, और इसकी वजह से उनके बच्चे के अंदर जो क्षमताएं होती है, जो उसके अंदर एबिलिटी होती है, जो कुछ कर दिखाने का वो होता है, उस पर उसकी मानसिकता पर असर पड़ता है। तो कभी भी
माता पिता को अपने बच्चों को दूसरे के बच्चों के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, और हमेशा ही उनको जो उन्होंने अचीव किया है, जिस लक्ष्य तक वो पहुंचे है, जो भी उन्होंने मेहनत की, उस मेहनत के आधार से उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो बच्चे भी खुश और आगे भी वो सफलता के करीब होंगे फिर, है ना। वही, हाँ जी। ये जब पेरेंट्स सेटिस्फाइड नहीं होते तो बच्चों को भी अंदर यही फील होता होगा ना कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, फिर भी पेरेंट्स सेटिस्फाइड नहीं है, तो दूसरी बार बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं। उनको अंदर यही फीलिंग रहती है कि नहीं, कुछ भी करेंगे पेरेंट्स तो खुश होने वाले हैं नहीं, वो तो सेटिस्फाइड होने वाले नहीं है। कहीं ना कहीं ये बातें पेरेंट्स को भी ध्यान रखनी चाहिए कि हर बच्चे की अपनी क्षमता होती है, अपनी योग्यता होती है, अपनी विशेषता होती है। तो ऐसे समय पे दूसरे बच्चों से कंपैरिजन नहीं करें। हाँ, एग्जाम्पल दे सकते हैं कि सामने वाला अच्छा ला रहा है, आप भी करो, मोटिवेट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही एक बहुत बड़ी प्रलाजी समस्या बच्चों के अंदर आजकल पाई जाती है। हर बच्चा कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, जिसका नाम है एग्जामिनेशन फियर। और उस फियर से आ जाता है फीवर, या एक और बड़ा स्वरूप, एक बड़ा स्टेप और देखा जाए तो आगे चलकर वो सुसाइडल टेंडेंसी में भी परिवर्तन हो जाता है। इस विषय में आप कहेंगे? देखिए, इसका उत्तर भी पहले प्रश्न से जुड़ा हुआ ही है। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि पहले ये समझना पड़ेगा कि फियर क्या है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। जब किसी स्टूडेंट को टीचर के द्वारा या उनके पेरेंट्स के द्वारा प्रेशर किया जाता है कि इतने ही मार्क लाने, जो आपने अभी पहले क्वेश्चन में भी कहा है ना, या ये बनना ही है, तब एग्जाम फियर जागरूक होता है कि पता नहीं कितने मार्क्स आएंगे, पेरेंट्स और टीचर के एक्सपेक्टेशन के अनुसार आएंगे कि नहीं आएंगे, उनके अकॉर्डिंग आएंगे कि नहीं आएंगे, तो फिर फियर होता है ना। तो स्टूडेंट का काम है मेहनत करना, और वो मेहनत करता है, तो पेरेंट्स को और टीचर को चाहिए कि हम बच्चे को सपोर्ट करें, और कहाँ उसकी वीकनेस है उसको ठीक करें, और उसको मोटिवेशन दें। अगर हम ऐसा करते हैं और प्रेशर नहीं उसको देते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके सपोर्ट से बच्चा आपकी सोच से भी ज्यादा मार्क्स भी लेकर के आ सकता है, और आपकी सोच से भी ज्यादा आगे पहुंच सकता है। बट उसमें पेरेंट्स का और टीचर का सपोर्ट बहुत जरूरी है जी। अगर पेरेंट्स और टीचर का सपोर्ट रहेगा तो बच्चा कभी लड़खड़ाएगा नहीं। यस यस, वहां तक वो नौबत ही नहीं आएगी। ये तो एग्जामिनेशन, हाँ, वो फियर जो है ना, वो फियर इसी वजह से क्रिएट होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि लोगों ने पहले से ही उसको टास्क दे रखा होता है कि भाई इतने तो आने ही चाहिए, ये तो होना ही चाहिए, तो वो एक पहले से ही फियर क्रिएट हो जाता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, है ना। तो फिर वो डर पैदा हो जाता है। तो बजाय इसके आप ये करो कि आप मेहनत करो, आपको कहाँ और क्या सपोर्ट चाहिए वो मुझे बताओ, हम आपके साथ हैं, और मुझे विश्वास है कि आप अच्छा करोगे। तो वो ये चीज तो आपको माननी पड़ेगी कि कोई भी कार्य जब कोई करता है और उसके साथ में खड़े रहने वाले लोग अगर उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो उस कार्य को और बेहतर ढंग से कर सकता है। और अगर उसको अप्रिशिएट करने की जगह अगर कोई मतलब क्या कहेंगे, उसको अप्रिशिएट करने के लिए डिमोरलाइज कर रहा है कि अरे उसने इतना किया, आप इतना भी नहीं कर सकते, या फिर कोई इस तरह की बात उसको बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो शक्ति है उसमें फर्क पड़ता है, उसकी कार्य करने की जो क्षमता है उसमें फर्क पड़ता है। तो कभी भी मतलब पहले से इस तरह का प्रेशर क्रिएट नहीं करते हुए उसको हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, गाइड करना चाहिए और मोटिवेट करना चाहिए। और घर का वातावरण भी हल्का बनाए रखे, एक प्रेशराइज्ड वाला वातावरण ना बनाए ताकि बच्चा कहीं गलत कदम उठाए। ये एग्जामिनेशन जी, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर घर का वातावरण सही नहीं होगा ना, तो फिर वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो ये पेरेंट्स को भी चाहिए कि पढ़ाई वाला जो वातावरण है बच्चों के लिए उस तरह का ही रहे, और माता पिता भी आपस में कोई इस तरह का व्यवहार या बर्ताव या बोलचाल नहीं रखें जिसका असर बच्चों पर पड़े, है ना। और बच्चों को हमेशा ही जो है आप प्यार तो खैर सब करते ही हैं, लेकिन हमेशा ही उनकी कमियों को उनके सामने ना बताएं कि आप तो ऐसे ही हो, आप तो कुछ कर नहीं पाते हो, आप पढ़ते भी नहीं हो, सारा टाइम ये करते रहते हो, ये करते रहते हो। तो बार बार जब इस तरह से उनको पंच करते हैं ना, तो फिर उनको लगता है ठीक है, अब आपकी नजरों में मैं अच्छा हुई नहीं, ठीक है, तो स्वीकार कर लेते कि हम तो बुरे ही हैं, और बोलते भी हैं आपको तो मैं बुरा ही लगता हूँ, अच्छा तो हूँ ही नहीं। तो वो अंदर से जब एक्सेप्टेंस आ जाती है ना, तो फिर वो अपने अंदर एक सकारात्मक परिवर्तन भी नहीं लाना पसंद करते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। तो ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने घर का वातावरण सभी को बहुत अच्छा बना करके रखना चाहिए, और बच्चों के साथ बैठना चाहिए, और उनके साथ उनका हालचाल भी पूछते रहना चाहिए, क्या चल रहा है, कैसी पढ़ाई चल रही है, उनको कुछ चीज की जरूरत है, कुछ और सपोर्ट की जरूरत है। तो जब उनको फिर लगता है कि हमारे साथ सभी लोग तो खड़े हुए हैं और वो हमारे साथ तैयार हैं,
है ना। अभी हमने देखा, मेरे पास एक छात्रा आई थी जी। और वो आई थिंक अभी पीजी कर रही है, सॉरी अभी अंडर ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन कर रही है। और उसको बताया कि उसके पेरेंट्स उसको बार बार कुछ ना कुछ बोलते रहते, तो इसलिए उसको उसका ये कहना था कि आपके स्थान पर मैं रोज आ सकती हूँ। मैंने कहा क्यों? कहती मुझे घर में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि घर में सब लोग मुझे कुछ कुछ बोलते रहते हैं। तो आप जो सेंटर है आपका, मेडिटेशन चूंकि सेंटर है मेरा, तो उनको लगता है कि हम आपके पास आ जाएं या आपके यहाँ सेंटर में बैठ के पढ़ लें, या हम यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बट घर में नहीं रहना चाहते, हम तो बिजी रहना चाहते हैं। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, आप अपने घर का वातावरण भी अच्छा बना सकते हैं। आप कब तक इस तरह से घर से भागते रहेंगे? यहाँ तो आप आओ, भले 1 घंटा आओ 2 घंटा आओ, बट फिर भी आपको अपने घर का वातावरण भी अच्छा बनाना पड़ेगा। तो जब हमने प्यार से गाइड किया तो फिर उन्होंने स्वीकारा, और वो अपने घर पे भी पढ़ाई करते, आते भी हैं कभी कभी, पर घर पे पढ़ाई करते हैं। जी, ये भी सही बात है। हमारे आसपास का वातावरण भी बहुत शांतिमय हो तो ही हम पढ़ाई हो या कोई भी कार्य हो, पूरा कंसंट्रेशन तभी दे पाते हैं। बात करें अगर सिलेबस की, तो कई बार ये भी देखा गया है कि अभी सभी विद्यार्थियों को सब सब्जेक्ट्स तो अच्छे नहीं लगते। किसी को मैथ्स अच्छा लगेगा, किसी को इंग्लिश, किसी को साइंस अच्छा लगेगा। तो हर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बना रहे। या कई बार सिलेबस क्या होता है, अच्छे जहाँ इंटरेस्ट है वहाँ का तो सिलेबस पूरा कर देते, कंप्लीट हो जाता है। जो नहीं अच्छे लगते तो उसी में ही वो लोग, या विद्यार्थी बच्चों की बात करें तो विद्यार्थी कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं, या उनकी वजह से उनके मार्क्स नुकसान हो जाते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, कैसे पूरे सिलेबस को कंप्लीट किया जाए? देखिए, इसमें एक चीज तो आपको समझना पड़ेगी, बच्चों को भी ये बात समझना चाहिए कि सिलेबस जो आपके लिए बनाया गया है वो निश्चित तौर पर आपके लिए ही है। इसमें ये बात तो आती नहीं है कि मेरा इसमें इस विषय में इंटरेस्ट है, इसमें नहीं है। अगर आप ऐसा सोच करके रखते हैं कि मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो आप ये चीज मान लीजिए कि जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता उसमें समझो सफलता फिर आपको नहीं मिलेगी, फिर वो आपको अच्छा लगेगा ही नहीं। तो इंटरेस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर स्टूडेंट को किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप ये देखें कि हम उसमें कैसे क्रिएट कर सकते हैं इंटरेस्ट, क्योंकि वो सिलेबस आपके लिए ही है, किसी बाहर के लिए नहीं है। और आपको सभी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण अगर मैं आपको दूं, अगर आपने सभी सब्जेक्ट के लिए इक्वल टाइम दे रखा है, पूरा प्रॉपर शेड्यूल मेंटेन करके रखा है, तो आप उसको बिल्कुल कर पाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमारे पास उतना ही टाइम होता है, हमने शेड्यूल उसका बनाया हुआ नहीं होता है, और उसी टाइम में हम चाहते हैं कि सारे सब्जेक्ट कर ले। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा मनपसंद सब्जेक्ट होता है हम उसको पढ़ लेते हैं, बाकी छूट जाता है, लगता है ये तो वैसे ही कठिन है और अपने से होता भी नहीं है, छोड़ दो। तो अगर हम अपना टाइम टेबल अलग अलग समय पर बना करके रखेंगे, और एक समय में मैं समझता हूँ कि लंबे समय तक सिटिंग नहीं होनी चाहिए, उसका आपको टाइम ड्यूरेशन डिवाइड करना चाहिए। भाई हमने अभी पढ़ लिया, थोड़े समय थोड़ा रिलैक्सेशन के बाद फिर थोड़े समय बाद बैठे। इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग सब्जेक्ट को टाइम देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि सारे सब्जेक्ट को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और दूसरा इसमें एक चीज और कहेंगे, जैसे आप समझिए किसी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं जी, तो जब आप घर आते हैं, आपने जो भी लेसन अपने स्कूल में पढ़ा है, तो जब आप घर आते हैं, घर पे आने के बाद, तो स्कूल में पढ़ने के बाद जब आप घर आते हैं तो आपको एक बार रिवीजन उसको कर ही लेना है, आने के 1-2 घंटे के अंदर। अगर आप उसको रिवाइज कर लेते हैं, और फिर दूसरा रिवीजन जो आपको करना है वो 24 आवर के अंदर, मतलब आपको जाने से पहले, मतलब जब आप अपने स्कूल जा रहे हैं या जहाँ भी आप पढ़ाई कर रहे हैं वहां जा रहे हैं, एक तो जब आप आए हैं उसके बाद आप भोजन आदि करके, जब आपको टाइम मिलता है रेस्ट करके, तो 1-2 घंटे के बाद उसको एक बार आपको पढ़ लेना चाहिए जो आप पढ़ करके या सीख करके आए हैं। और उसके बाद 24 घंटे में एक बार जरूर आपको उसको फिर रिवाइज कर लेना चाहिए। अगर आपने 2 बार रिवाइज कर लिया 24 घंटे में, तो मैं समझता हूँ कि लंबे समय तक आप उसको याद रख सकेंगे, आप भूलेंगे नहीं, और इंटरेस्ट भी आपका बना रहेगा, है ना। होता क्या है कि वो जब धीरे धीरे छूटने लगती ना चीजें, तो फिर कठिन लगने लगती है कि अरे इतना सारा है और फिर अपने से नहीं हो पाएगा। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि हम इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, और उसके लिए प्रॉपर उसका शेड्यूल बनाएंगे। कम से कम 24 घंटे में 2 बार अगर हम उसको पढ़ के आने के बाद रिवाइज करते हैं, तो फिर आप देखेंगे कि कठिन सब्जेक्ट की जो है ना आपको इजी लगने लग जाएगा। कई बार तो बच्चे ऐसे होते हैं पूरा साल कुछ नहीं करेंगे, फिर एंड टाइम पे यहाँ वहाँ भागेंगे नोट्स के लिए या कंप्लीट करने बैठेंगे, तो वो भी उनको जरूर मेहनत लगेगी। देखिए क्या होता है, कोई भी चीज हमारे को याद रखने के लिए लंबे समय का अभ्यास चाहिए होता है। अगर आप उसको लंबे समय का अभ्यास आपका नहीं, जैसे आप मान लीजिए साल भर आपने पढ़ाई नहीं किया और लास्ट मोमेंट में आप तैयारी कर रहे हो, आप भले याद भी कर लो, आपको याद भी हो गया वो लेसन, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे ना तो आप भूल जाएंगे। क्यों?
क्योंकि आपकी लंबे समय की प्रैक्टिस नहीं थी, इसलिए पूरे साल जो है पढ़ाई के लिए देते हैं। वरना कोई भी आज 1 महीना पढ़ाई करके एग्जाम दिला के कर सकते थे, पर पूरी साल क्यों रखते हैं? क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ते हैं तो उसका लंबे समय का अभ्यास चाहिए, तब आपको याद रह सकता है। तो जो लोग लास्ट मोमेंट के लिए बैठे रहते हैं या जो लास्ट में नोट्स लेते हैं, वो चांस की बात है कि उनके मार्क्स आ जाते हैं या अच्छे निकल जाते हैं, बट लास्ट मोमेंट तक किसी को वेट नहीं करना चाहिए। पूरी साल आपके पास है, आप थोड़ा थोड़ा करके उसका जो है सिस्टम बनाएंगे पढ़ाई का, तो आप देखेंगे कि लंबे समय तक आपको कुछ चीजें याद रहेंगी और आपको लास्ट टाइम में एग्जाम टाइम में आपको जो है घबराहट नहीं होगी और आप उसको भूलेंगे भी नहीं तो ज्यादातर विद्यार्थियों के साथ पता है क्या होता है, वो पढ़ के गए, उनको याद है, लेकिन जैसे वो एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे ना, कहते हम भूल गए। वो भूल क्यों गए? क्योंकि लंबे समय की प्रैक्टिस नहीं थी, 1 बार 2 बार पढ़ा है उन्होंने। तो 1 बार 2 बार पढ़ने से नहीं होता, आपको लंबे समय भी नहीं आता है, वो कॉन्फिडेंस भी डेवलप नहीं हो पाता है। बिल्कुल। तो हर एक विद्यार्थी को मैं तो यही कहूंगा कि आप पढ़ाई पूरी साल करें, लास्ट के लिए आप इंतजार नहीं करें, आखिरी 1 महीने में या 15 दिन में पढ़ाई नहीं करें, बल्कि पूरी साल पढ़ाई करें और थोड़ा थोड़ा पढ़ें। जब आप थोड़ा थोड़ा पूरी साल पढ़ाई करेंगे तो आप देखेंगे कि लास्ट में जब आप उसको रिवाइज करते हैं तो वो आपको याद भी रहता है और आपको उसमें सफलता भी मिलती है। कहने का मतलब कि पूरे साल का एक शेड्यूल बना दिया जाए, एग्जाम के टाइम पे भी कैसे उसके ऊपर वर्क या टाइम मैनेजमेंट कहा जाए, वर्क मैनेजमेंट कहा जाए, या सबसे बेहतर बात ये कहा जाता है कि सुबह का जो समय होता है उस वक्त वातावरण शांत होता है, तो उस वक्त हम पढ़ते हैं, थोड़े समय के लिए भी पढ़ते हैं तो अच्छा लंबे समय तक हम वो स्मृति में रहता है। ये कितना सत्य है? क्योंकि आजकल के बच्चे लेट नाइट तक जागना, सुबह को सोना, पूरी दिनचर्या ही गड़बड़ वाली ही होती है। देखिए, ये तो पूरी तरह से गलत है कि जो बच्चे ये सोचते हैं कि हम रात को 9 बजे से पढ़ने बैठे और सुबह 3 बजे तक पढ़ें और हमें सफलता मिल जाएगी, उनको वाकई में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये तरीका रॉन्ग है। कोई भी बच्चा अगर सफलता पाना चाहता है तो बजाय रात्रि 9 बजे से सुबह 2 बजे तक या 3 बजे तक पढ़ने के, वो रात को 9-10 बजे सो जाए और सुबह 3-4 बजे जाग जाए, तो दिन भर के 8 घंटे और सुबह के 2 घंटे सब इक्वल है। अगर सुबह 4 से 6 बजे पढ़ाई करता है या 3 से 6 पढ़ाई करता है, तो मैं समझता हूँ उसको दिन में अगर 1-2 घंटा भी देगा तो भी चलेगा, उसको 8 घंटे या 10 घंटे बैठने की जरूरत नहीं है। आज हम देखते हैं कई बच्चे कहते हैं हम 10 घंटे पढ़ाई करते हैं, 12 घंटे पढ़ाई करते हैं, बट मैं कहता हूँ पढ़ाई तो हम लोगों ने भी की, पर ऐसा कभी नहीं किया कि हम सब कार्य छोड़ करके जो है केवल पढ़ाई भी बैठे रहे, है ना। तो उसका एक्चुअल में सिस्टम गलत है, ये शेड्यूल जो है ना वो गलत है। दिन भर में वो उतना पढ़ाई नहीं करें, वो रात को पढ़ाई करेंगे फिर सुबह सोएंगे। तो जो ऑब्जर्व करने का या जो ग्रहण करने का जो समय होता है ना, हमारा मन जिस समय शांत होता है, हमारी शक्ति उस समय प्रॉपर हम अपने आप मन को एकाग्र कर सकते हैं, वो समय होता है सुबह का। तो 3 बजे 4 बजे 5 बजे जाग करके अगर कोई बच्चा पढ़ाई करता है तो मैं उसको ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि उसको सफलता मिलनी ही है, कोई नहीं रोक सकता उसको सफलता पाने से, वो मिलेगी, उसको जो चाहता है वो करेगा। Yes. नींद भी तो मीठी मीठी है उसी वक्त ही। हाँ, तो वो प्राप्ति का समय है ना। आप उसमें जो भी काम करेंगे ना वो सब में कल्याण है। अगर आप उसमें सोएंगे तो नींद भी अच्छी आएगी, उसमें पढ़ेंगे तो पढ़ाई में भी आएगी। इसलिए तो अच्छा समय है ना। इतने भी जो लोग आगे बढ़े हैं, ध्यान साधना करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी वही समय है, पढ़ने वालों के लिए भी वही समय है, सोने वालों के लिए भी वही समय। अब आप देख लो आपको किसमें नंबर अच्छा लेना है, सोने में कि पाने में। यस, वो आपको चेक करना पड़ेगा। सही कहा, ये तो बिल्कुल सही कहा कि सुबह का जो समय होता है वो प्राप्ति का ही समय होता है। हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या पाना है। प्रहलाद जी, कई बार ये भी देखा गया है कि अच्छे अच्छे परिवार के बच्चे गलत संगत में आके, जो उनका फ्रेंड सर्कल होता है, उसकी वजह से वो बुरी आदतों में फंस जाते हैं, फिर उनकी पढ़ाई, उनका अभ्यास या उनका भविष्य कहे सब नष्ट होता दिखाई देता है। इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखो, ये तो माता पिता को भी ध्यान देना पड़ेगा कि उनके बच्चे का संग जो है किस तरह का है, क्योंकि संग का रंग तो लगता है ना। जैसा उसका संग होगा, वो चाहे अच्छे घर का हो, बड़े घर का हो या छोटे घर का हो, पर बच्चा कोई भी हो, जैसा उसका संग होगा वैसा उसका जीवन होगा। तो अगर पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए, वो अपने बच्चे का भविष्य अच्छा बनाना चाहते हैं, तो बीच बीच में बच्चे को मॉनिटर भी करें, उसके साथ बैठें, उसके साथ डिस्कशन भी करें, है ना, उसके साथ उसके जीवन की कुछ बातों को लेन देन भी करें, ताकि वो किस तरह के लोगों में बैठता है, क्या करता है, उसको फ्रेंडली उसके साथ बैठ कर किस तरह से डिस्कशन करने से उनको ये पता लगेगा कि वो किस तरह के लोगों में बैठ रहा है, किस तरह का उसका स्वभाव है ना। तो उससे क्या होगा कि
वो अपने बच्चे को एक अच्छी दिशा दे पाएंगे। यहाँ पर मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक सज्जन है जो मेरे यहाँ संपर्क में भी है, उनका एक बेटा है, बचपन से ही उन्होंने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया, एक ही बेटा है। अब क्या है कि उसका संग जो है ड्रिंक करने वाले, स्मोकिंग करने वाले लोगों के संग में है ना, पाउच खाने वाले लोगों के संग। तो वो चाह कर के भी उसका संग नहीं छुड़ा पा रहे हैं। 2-3 बार तो वो मेरे पास छोड़ करके गए हैं कि भाई साहब आप इसको ठीक कर दो। हमने कहा ऐसा है, ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि कोई भी किसको यहाँ छोड़ जाए और ठीक हो जाए। मैंने कहा वो आपको ही ठीक करना पड़ेगा, है ना, आपको बच्चे के साथ रहना पड़ेगा, उनको समय देना पड़ेगा, है ना, धीरे धीरे उसको डाइवर्ट करना पड़ेगा, उस संग से उसको हटाना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने अपने स्तर पर बोला कि आप मुझे बताइए कि अभी तो मुझसे परेशान हो गए बहुत ज्यादा। तो बोल रहे थे कि हमको समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, भविष्य में मेरे रहने के बाद ये चल पाएगा नहीं चल पाएगा, क्या होगा इसका, बड़े चिंतित हैं लेकर के। तो हमने उनको बताया कोई बात नहीं, आप उसको कहीं एक अच्छी जगह जॉब दिला दीजिए प्राइवेट ही, और उस जॉब में, ताकि वो बिजी हो जाएगा और उसका संग जो है, जो मोहल्ले के खराब लड़के हैं उनके साथ से हट जाएगा, और आप उस पर नजर भी रखिए और उसको डांटिए नहीं, आप बजाय उसको कि उसको कोई कार्य दे दीजिए, उसको बिजी कर दीजिए, धीरे धीरे वो हट जाएगा और वो सही हो जाएगा। तो वो अभी उन्होंने इस तरह से किया तो नहीं कुछ, लेकिन वो कह रहे थे कि अभी हम ही टूर पे चले जाते हैं, उसको छोड़ के थोड़ा शांति मिलेगी। तो अभी टूर पे गए थे वो लोग, बाद में आए, लेकिन कहानी वहीं की वहीं। वही है ना, हाँ, इंसानों का भी संग तो अभी मोबाइल में भी, तो मोबाइल का संग ऑनलाइन कहा जाए, मोबाइल में भी तो बच्चे इतना फंस गए हैं कि चाहकर भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दे पाते, जो रिजल्ट उनको लाना चाहिए वो भी नहीं ला पाते। ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो संग अकेला व्यक्तियों का ही नहीं, हमने आपको बताया गैजेट का भी संग है, इनका भी संग है। आप इनको ये चीजें देखो, नई इन्वेंशन है, नई चीजें हैं, टेक्निकल चीजें हैं, आपको आगे ले जाने में, आपके समय को बचाने वाली चीजें हैं, लेकिन आपको ये कोई बताने वाला नहीं है कि इसको यूज कितना करना है, कैसे करना है। बस आपके पास सामने रख दिया है पूरा, एक आपको जो करना है उसमें करो, कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है कि इसको यूज किस तरह से करना है और कितना करना है। ना इस पर कोई समझाने वाला है, ना कोई बताने वाला है। और जो बड़े होते हैं वो खुद भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो फिर छोटों को तो आप रोक ही नहीं सकते, है ना। तो ये बड़ों को समझना पड़ेगा। अगर वो अपना कंट्रोल रखेंगे, अपने ढंग से अपने घर का एटमॉस्फेयर उस तरह से बना करके रखेंगे, अपनी आदतों पर वो खुद सुधार रखेंगे, तो इसका असर बच्चों पर भी पड़ेगा और उनके घर में उस तरह का। हमने देखा कई बच्चे ऐसे हैं जो उनके पेरेंट्स ने उनको फोन ही नहीं दिलाया कि भाई पढ़ाई चल रही है, हमारे पेरेंट्स खुद भी यूज नहीं करते, घर में टीवी तक नहीं चलाते, वो कहते नहीं भाई बच्चों का भी 12th चल रहा है, 10th चल रहा है, या मतलब उनका बोर्ड एग्जाम है, तो उस वजह से वो घर में खुद भी यूज नहीं करते, तो बच्चे भी नहीं करते। और कई जगह हमने देखा है कि बच्चे को कोई कमी नहीं होनी चाहिए, है ना, वो अगर 10,000 रुपए का फोन उसको चाहिए तो 20,000 का ला के देते उसको, नहीं बच्चा, पेरेंट्स उनको ही अपना प्यार समझते हैं। हाँ, वो उसको प्यार समझता है, आगे चल के वो समस्या खड़ी हो जाती है उनकी। तो ऐसा नहीं करने चाहिए। हम लोग भी पढ़ाई लिखाई किए हैं, हम लोग भी बड़े हुए हैं, बट हमारे को आवश्यकता के अनुसार वो सब चीजें समय समय पर मिली है, लेकिन सारी चीजें आवश्यकता से पहले नहीं मिली है। और अभी पेरेंट्स क्या करते हैं, छोटे से बच्चे को, है ना, अभी वो मोबाइल दे देते हैं, स्मार्टफोन देते हैं, उसकी भी जिद होती है कि हमको चाहिए। ठीक है, अभी कोविड का समय था, ऑनलाइन पढ़ाई थी, तो उसका एक अलग सिस्टम था, बट उसके लिए भी एक सिस्टम बनाना चाहिए था। अब ऐसा नहीं है कि अभी हर बच्चे को मोबाइल ही दिला दिया पर्सनली, चलो भी। तो अभी क्या हो रहा है कि वो आपको नहीं पता कि वो सारा दिन उस मोबाइल में क्या देख रहा है, किन चीजों पर उसका ध्यान जा रहा है। और ये बात सत्य है कि वो जिन चीजों को भी देखेगा, जिनको भी पढ़ेगा, जो भी करेगा, उसका असर उसकी मानसिक स्थिति पर पड़ेगा ही, चाहे कोई कहे या नहीं कहे, माने या नहीं माने, पड़ेगा ही। जो चीज हम देखते हैं उसका असर हमारे मन पर पड़ता है, क्योंकि वही सारा इंफॉर्मेशन अंदर जा रहा है ना। जैसा चित्र हम देख रहे हैं वैसा हमारा चरित्र बन रहा है। तो ये चीज ध्यान रखना पड़ेगी, और पेरेंट्स अगर उस पर ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर बच्चों को भी सही दिशा में लाया जा सकता है इस फील्ड से। जी, अंत में आपसे ये जानना चाहूंगी कि विद्यार्थी जीवन तनाव मुक्त जीवन रहे, आनंदित वाला रहे, प्रफुल्लित जीवन बना रहे, स्ट्रेस फ्री रहे, तो आप आज इस शो के माध्यम से विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, वैसे देखा जाए तो स्ट्रेस होता क्या, पहले इसको समझ, सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि तनाव क्या है, क्यों होता है स्ट्रेस, है ना। आजकल सभी स्टूडेंट जो है ना स्ट्रेस हो जाते हैं। वो कारण उसका क्या होता है, करियर को लेकर, फ्यूचर को लेकर, एग्जाम को लेकर। परंतु इन सबसे हटकर अगर हम अपना पूरा फोकस स्टडीज में लगाएं या जो एम है उस पर लगाएं, तो तनाव किस बात का, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले से ही कुछ चीजों को प्रेडिक्ट करना शुरू कर देते हैं, मतलब मेरा भविष्य क्या होगा, मैं कहाँ पहुंचूंगा, क्या कर, ये सारी चीजें जो है ना स्ट्रेस क्रिएट करती। तो स्टूडेंट को चाहिए कि वो इन सब चीजों को छोड़े और अपनी प्रॉपर एक दिनचर्या बनाए
और प्रॉपर जो भी उसका लक्ष्य है पढ़ाई को लेकर के, उस दिनचर्या के अकॉर्डिंग अपने आप को पढ़ाए, और थोड़ा समय सोशल एक्टिविटी में, या सोशल एक्टिविटी में नहीं दे पा रहा है तो थोड़ा समय आप अपना एक्सरसाइज या मेडिटेशन, इन सब चीजों के लिए जरूर निकालें। तो ये बहुत हद तक स्ट्रेस से बचा जा सकता है। अभी मैं समझता हूँ मेडिटेशन बहुत ना के बराबर लोग मेडिटेशन तरफ लोगों का ध्यान होता है। जब परेशानी में होते हैं, समस्या में होते हैं, तब कहते हैं हमको मेडिटेशन सीखना है। वैसे तो मेडिटेशन उनको लगता है कि हमारे जीवन में जरूरत ही नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि हर एक व्यक्ति को थोड़ा समय अपने आप के लिए निकालना चाहिए, जिसमें वो मेडिटेशन करे, एक्सरसाइज करे, और कुछ सोशल एक्टिविटी भी जितना वो कर सकता है उस तरह के कार्यों में अपने आप को इन्वॉल्व करे। तो आप देखेंगे कि स्ट्रेस को कम करने में ये सारी चीजें उसको बहुत हेल्प जो है करेंगे। इसलिए कहते हैं ना, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, है ना। वो स्टूडेंट लाइफ बेस्ट लाइफ तभी होगी जब आपका सिस्टमेटिक सारा कार्य हो। अभी तो स्टूडेंट लाइफ टू बेस्ट लाइफ का जो टाइटल था ना, वो उल्टा विपरीत हो रहा है इसके, है ना। हम देखते हैं स्टूडेंट को कहीं पर भी आप जाओ, हर एक कोई, आप किसी भी जगह चले जाओ, आपका प्लेटफॉर्म पर, रेलवे स्टेशन पर चले जाओ, एयरपोर्ट पे चले, या अन्य कोई जगह चले जाओ, हर एक कोई आप देखिए वहाँ वेटिंग रूम में बैठा हुआ है, हर एक का ध्यान पूरा फोन में लगा हुआ, कुछ ना कुछ कर ही रहा होता है। मतलब सामने आसपास क्या घटनाएं घट रही हैं उससे कोई लेना देना नहीं। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो कोई बुक पढ़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, वो सब आप देखिएगा फोन पे लगे होते हैं पूरे टाइम। ऐसा लगता है जैसे किसी ने बांध रखा हो इन सबको यहाँ पर। चार दोस्त भी अगर कहीं मिल रहे हैं तो भी वो भी मिलकर भी फिर फोन पे ही लगे रहते हैं, ये भी नोटिस किया है। बिल्कुल, तो ये चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए स्टूडेंट के लिए चाहिए कि तनाव में रहना, मतलब स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ जो अपन ने कहा है ना, तो क्यों तनाव में रहना। एम क्लियर है तो सब कुछ अच्छा ही होगा ना, बस मेहनत करने की आवश्यकता है। इसके अलावा टाइम टेबल स्टूडेंट लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, उसे बनाएं और उसको फॉलो करें तो लाइफ एकदम इजी हो जाएगी, है ना। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रहलाद जी। बहुत सारे पहलू ऐसे हैं जिसके बारे में आपने हमको बताया, हमारे विद्यार्थियों को बताया, और कई ऐसी बातें जो पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है वह भी ध्यान में रखें, ताकि बच्चा प्रेशर में ना आए। जो भी उसकी नर्वसनेस है या घबराहट है, या आगे चल के वो एक सुसाइडल टेंडेंसी में जो परिवर्तन हो जाती है, वो सब चीज़ें ना हो। फिर ज़िंदगी भर पेरेंट्स अपने आप को ही कोसते रहते हैं। मैं तो कई बार ये सोचती हूँ कि जिनके परिवार से ऐसे छोटे छोटे मासूम बच्चे या घर छोड़ के चले जाते हैं या कुछ गलत कर लेते हैं, तो उनके पीछे उनके पेरेंट्स का जीवन कैसा रहता है। मैं ज़रूर आशा करती हूँ कि जिन्होंने भी हमको सुना है, आपको सुना है, वो ज़रूर इससे लाभान्वित होंगे। इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर। दोस्तों, जैसे कि प्रहलाद जी ने बताया कि कैसे विद्यार्थी जीवन को श्रेष्ठ बनाया जा सकता है, टेंशन फ्री बनाया जा सकता है, और कुछ समय पहले हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में भी परीक्षा पे चर्चा 2022 में भी बताया कि विद्यार्थियों को कुछ समय ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन बल्कि पूरे दिन में थोड़ा समय निकालकर इनर लाइन से, प्रहलाद जी भी कह रहे हैं कि मेडिटेशन वही है इनर लाइन, यानी भीतर का अभ्यास ज़रूर करें, भीतर को समझे, स्वयं के गुणों को, स्वयं की शक्तियों को और स्वयं की विशेषताओं का विकास करें। और कोई भी विद्यार्थी है, किसी भी विद्यार्थी के लिए शिक्षा प्राप्त करना महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन साथ साथ खेलना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि खेलने से ही विद्यार्थी खिलता है। इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे दूसरे एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।